अभी तक तो कुछ रिएक्शंस पर ही काम हुआ है, जितना उसमें दिया जा रहा है अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन आ जाएगा। प्रैक्टिस कॉपी लिख रहे हैं? जो जिस दिन नहीं लिखा है उसी दिन चेक कर रहा है। सभी का प्रैक्टिस कॉपी नहीं चेक करेंगे। लास्ट के 3 रूल्स आज हम लेके नहीं आए, क्या बोला जाए। मतलब जिस दिन नहीं लेके आए उस दिन से ढो के लेके आ रहे हैं। निकालो जी। लास्ट पेज खोलो अपने पास। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मत करना। क्या है महाराज जी? क्यों महाराज? लास्ट पेज का लास्ट पेज दिखाओ बस। लास्ट तक पहुंचे कि नहीं? कहाँ पर हो? महाराज जी कहाँ तक है? नहीं रहा है सर। नहीं हमारा कहाँ तक है? खड़े दो कहाँ तक है? कोई बात नहीं। हमारा जी कहाँ तक है? क्या है? कहाँ तक है असाइनमेंट? हाइड्रोकार्बन किया कि नहीं? नहीं किया। लिख दिया था। नहीं और नहीं करेंगे। असाइनमेंट नहीं, हाइड्रोकार्बन कहाँ किया? हाइड्रोकार्बन क्या प्रैक्टिस कॉपी? जांच को अबे कराएंगे तो क्या फर्क पड़ता और प्रैक्टिस कॉपी तो अलग अलग है ना? कहाँ पर कोई बात नहीं जी, तुमको बोला ना कि आगे बैठो। अबे तो तुम वहीं ना बैठा था, यहाँ बैठा था। तुम्हारा लक वैसे ही नहीं मुझे देखना है। क्लास का कंटेंट कहाँ है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन कहाँ किया? इसका मतलब है इस बैच में बहुत सारे बच्चे काम नहीं करते। टेस्ट आने वाला है
समझ भी नहीं आता वो क्लास में। कैसे बताओ कितने बच्चों को क्लास में अभी जो हाइड्रोकार्बन कराए या जैसा किसी क्लास में कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कितना लिखे समझ में आ रहा है? क्लास का कंटेंट लिखा फोन करके हम कुछ नहीं। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस कॉपी नहीं लिखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आना बंद हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है जब वो स्टार्ट होती है वो छोटी सी होती है, लेकिन अगर आपने उसका सॉल्यूशन सर्च नहीं किया, उस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं किया, तो आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसका आउटकम क्या होगा? सब्जेक्ट से डिस्टेंस। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मूथनेस बनी रहे, हर बच्चे को पूरा समझ आए। आपको कई सारे असाइनमेंट्स में अलग से बना के दे रहा हूँ। अगर आप ऑनेस्टली केवल असाइनमेंट्स ही अच्छे से सॉल्व कर लो तो भी ऑर्गेनिक का कंफर्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन असाइनमेंट को एक बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उसको कम से कम 5 बार सॉल्व करना होगा। करने का तरीका मैं बता देता हूं। आप चाहो तो क्लास नोट्स को मत लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन असाइनमेंट्स के लिए जो मैं कह रहा हूं उसे ऑनेस्टली फॉलो कर लो। तो क्लास नोट्स मैं इसलिए फोर्स करता हूं कि एक बार लिखते रहोगे तो कम से कम पता तो रहेगा ये रिएक्शंस है। घर पे अगर आप आराम से एक बार अच्छे से नोट्स लिखते हो तो क्लास में अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो घर पे समझ आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि क्लास में आपको 100% समझ आ ही जाए। कई बार अटेंशन नहीं होता, सुन नहीं पाए, या किसी का सरदर्दी कर रहा हो, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार सुनने का मन ही नहीं कर रहा है, बैठे हैं मजबूरी में, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जब आप उसे घर पे एक बार लिखोगे, समझ के लिखोगे, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कॉपी जरूरी है। और नेक्स्ट टाइम सभी बच्चे करके ले आएंगे। बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटी दिख रही है इस बैच में। दूसरा, प्रैक्टिस कॉपी को एक बार लिख लो, बहुत हो गया, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको असाइनमेंट्स करना है। असाइनमेंट्स को करना कैसे है? असाइनमेंट्स को आपको खुद से सॉल्व करना है, किसी और की हेल्प नहीं लेना है। हम जो आपको आंसर्स देते हैं उसका रोल केवल इतना होना चाहिए कि जो भी आपने आंसर बनाया वो मैच कर रहा है कि नहीं, उससे वो सपोर्ट नहीं लेना है, केवल मैचिंग के लिए यूज करना है। सपोर्ट कहाँ से लेना है? अगर आपको रिएक्शन नहीं याद आ रहा है, रिएजेंट नहीं समझ आ रहा है, तो अपनी नोटबुक देखो और उसमें से देख के लिखो। मान लीजिए अल्केन का पहला असाइनमेंट था, कितने बच्चों ने किया है? तो कुछ बच्चों ने ट्राई किया, तो कितने रिएक्शंस बने? कुछ तो बने होंगे, 50%, 60%, ठीक है। जो नहीं बने उसे आप अपनी नोटबुक से देख के लिखो, फिर दूसरे दिन उसे सॉल्व करो। इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में 10-15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। आपको उस असाइनमेंट्स को तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपको नोट्स की जरूरत खत्म नहीं हो जाती। नहीं बना, नोट से देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और इतने टाइम्स आपको उसे सॉल्व करना है जब तक कि नोट्स की जरूरत खत्म ना हो जाए। मीन्स अब आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जब आप इस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो वो है आपका रियल कंफर्ट जोन। वहां पर उसके बाद आप क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं।
इस तरह से अल्कीन की 4-5 असाइनमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है असाइनमेंट 1 और 2 में टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वही रिएक्शन फिर से रिपीट हो रहे हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो वही रिएक्शन किसी भी फॉर्मेट में आए आप उसे कर लोगे। तो असाइनमेंट्स आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करनी है और तब तक करते रहना है जब तक आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट खत्म ना हो जाए। जैसे ही नोट्स की रिक्वायरमेंट खत्म होती है आपको रिएक्शन आपके माइंड में रिटेन हो चुके होंगे, फिर आप कंफर्ट जोन में आते हैं। जो पैटर्न हमने देखा है अभी आज ये गलत है। कुछ दिन हमने नोट्स आपका नहीं चेक किया तो आप लोगों ने लिखना छोड़ दिया। एग्जाम आपके आते रहेंगे, ये रियल एग्जाम नहीं है और एग्जाम के लिए स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन उसके साथ हो जाती है। जो रियल एग्जाम है वो आपका रियल मेंस और एडवांस है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की जरूरत है। जो आपके होम एग्जाम हो रहे हैं इनके लिए अलग से आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। क्लास को अच्छे से कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए, वर्कबुक जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसे ऑनेस्टली कीजिए, अपने आप हो जाएगा। आई होप आप लोग थोड़ा सा ऑनेस्टली काम करेंगे। बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस दिख रहा है। हमने 3 रो की बात की, बताओ इतने सारे बच्चे होते, मुझे लगा 2 बच्चे ने किया होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। ये गलत है, बहुत ही गलत है। देखिए पनिशमेंट केवल आपको करेक्ट करने के लिए, जो कुछ भी हमारे साइड से एक्शन होगा वो आपको करेक्ट करने के लिए। जब मैं आपके लिए इतना अलग से एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको ये सब अच्छे से आ जाए, थोड़ा आप भी काम कर लो। असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसका आंसर्स भी दे दूंगा, लेकिन एक बार पहले कर तो लो। अच्छे से पढ़ना है ना जी। देखो फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता और उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे सही से बताना कितने बच्चों का हाइड्रोकार्बन वाला प्रैक्टिस कॉपी इनकम्प्लीट हैंड रेज कर रहा, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, देखिए हम अभी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उसे ऑनेस्टली कीजिए। ऑर्गेनिक में अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आगे समझ नहीं आएगा। और अभी जो मेन पोर्शन 12th में वो ऑर्गेनिक की तो है, फिजिकल तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। साइड से ही क्लास लगा, पैरेलल क्लास लगा, लेकिन साइड से ही इलेक्ट्रो चल रहा होगा, इलेक्ट्रो खत्म हो गया। एक बचा और काइनेटिक्स, वो भी खत्म हो जाएगा। सरफेस और सॉलिड अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, 2 मॉड्यूल और मिलेगा ना। एनटीए डिसाइड करेगा फिर पढ़ाएंगे। पहले उधर से आ जाए कि वो लोग सिलेबस में रहेगा नहीं। ये सारे पोर्शन तभी पढ़ाए जाएंगे जब वो लोग बता देंगे पढ़ाना है कि नहीं। दिसंबर में इसके पहले, अरे अब नहीं बताएंगे, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसको भी पढ़ा देंगे। मीन्स वो आपके जो भी टॉपिक है वो लास्ट में कराए जाते, पहले जो कंफर्म है ये तो है ही, उसे पढ़ा जाएगा। मान लो खत्म हो गया, उधर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है उसको भी पढ़ लेंगे। बीच में इंफॉर्मेशन आ गया तो बंद कर देंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही कम होगी। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है सो उसकी सेलेक्टिविटी कम है।
एंड ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा, पिछली क्लास में क्या मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बताया? नहीं बताया। तो अब नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं एक मिनट, हेडिंग मत लिखो, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। हेडिंग लिखो, मोनो हैलोजेनेशन ऑब्लिक डाई हैलोजेनेशन ऑब्लिक ट्राई हैलोजेनेशन एक्सेट्रा, मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा। ये होता क्या है? जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl2H9, इसका हमने मोनो हैलोजेनेशन किया, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2, एक Cl लगाया जिसे कहेंगे मोनो हैलोजेनेशन। दूसरा CH3 CH3 Cl2H9 डाई हैलोजेनेशन। अब आप क्या करेंगे? देखिए, दो Cl लगा सकते हैं, या तो ये बना लो और या फिर दोनों Cl, ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन इज करस्पॉन्डिंग टू डाई हैलोजेनेशन। सिमिलरली CH3 CH3 Cl2H9, यहां पर हम ट्राई हैलोजेनेशन करा रहे हैं। ट्राई हैलोजेनेशन में क्या होगा? तीनों Cl एक ही कार्बन पर लग गए, या फिर दो Cl एक पर लगाएंगे, इसे कहेंगे ट्राई हैलोजेनेशन। दिस वन इज ट्राई हैलोजेनेशन। ट्राई हैलोजेनेशन आपके एग्जाम में मोनो हैलोजेनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो मोनो हैलोजेनेटेड कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं और उनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये कैलकुलेशन आपसे पूछा जाता है। तो पहले बात करेंगे नंबर ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट का। नंबर ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, number of mono halogenated product। मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया जाए CH3 CH2 CH3 Cl2H9 और इसका हम MH मीन्स मोनो हैलोजेनेशन कराएं तो कितना होगा? ध्यान से देखो, एक दो समझ लो फिर आंसर करना। कहां कहां हम Cl लगा सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने? यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं। यहां लगाएंगे तो इसमें केवल दो मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? कितने बच्चों को बात समझ में आई? इस केस में कितने बनेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2H9 मोनो हैलोजेनेटेड। इसमें कितने बनेंगे? इसमें भी यहां लगाओ या यहां लगाओ एक ही होगा, यहां लगाओ या यहां लगाओ। सो दिस वन आल्सो गिव टू मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट। Cl2H9, अगर हम इसका मोनो हैलोजेनेशन कराएं तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? देखो ध्यान से देखो, यहां लगाएं या यहां, एक ही बनेगा। यहां लगाओगे अलग हो जाएगा, यहां और यहां पर एक ही बनेगा। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा।
कितने बन जाएंगे? 4। सिमिलरली इसमें कितने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? 5। एक बार ध्यान से सुनो, यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ या फिर यहां या फिर यहां, ये चारों एक ही है। यहां पर और यहां पर एक है, यहां पर, तो दिस वन गिव ओनली 3 मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? देखिए, इस कार्बन पर एक हो सकता है, इस पर एक हो सकता है, इस पर ये हुआ, इस पर और इस पर एक होगा, इस पर उस पर एक होगा, टोटल कितना हुआ? 6 मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट हुए। अच्छा, इसमें कितने होंगे? कितने होंगे इसमें? कितने? कैसे? देखो, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक बार, और दूसरा यहाँ पर लग ही नहीं सकता, क्योंकि मोनो हैलोजेनेशन होता है हाइड्रोजन को हटा के, यहाँ तो है ही नहीं। सो दिस वन गिव ओनली, कार्बन पे ही लगेगा ना, कार्बन पर बीच में कहाँ लगाऊंगा? हाइड्रोजन ही, तो यहाँ कार्बन ही नहीं है। एक और कर लेते हैं। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ, टोटल 7 प्रोडक्ट। ये कैलकुलेशन समझ आ गया? देखो, ये तो बात हुई इतने बनेंगे। अब दूसरा, इसमें से मेजर प्रोडक्ट 7 बने, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? देखिए, मेजर प्रोडक्ट तो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी के साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन का भी पार्ट है। दूसरा, ये जो रेशियो आपको दिया गया है 1:3.8:5, ये हाइपर कंजुगेशन पर बेस है। अगर कहीं रेजोनेंस आएगा तो ये रेशियो काम नहीं आएगा, फिर तो डिसीजन रेजोनेंस करेगा। जब तक रेजोनेंस नहीं है तब तक आप ये रेशियो यूज करेंगी। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? दैट वन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसके बेसिस पर आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
एक एग्जांपल मैं आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेजर प्रोडक्ट को हम कैसे डिसाइड करेंगे। वैसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? जिसका अमाउंट ज़्यादा हो या फिर जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो। जो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा उसी को हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। मान लीजिए 5 प्रोडक्ट है तो उन 5 में जो सबसे ज़्यादा होगा उसे मेजर प्रोडक्ट मान लिया जाएगा। पिछला वाला कोई तो अरुण नाम था, फिजिक्स वाला अरुण रहता है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो CH3 CH2 CH3 Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराया, हम सबको रेड कर दिया। तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग कैसा कैसा किया? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसा है बताओ? CH3 CHCl इसके करस्पॉन्डिंग 2 प्रोडक्ट मैं मिलेंगे। तो पूछ रहा कैसा लगा तुमको? ठीक। कौन कौन वही से तो मिलेंगे? पूछ रहे हैं कि तुमको कैसा लगा। अब कितना हम तो अपना मिलेगा? करेंगे, ये एक्टिविटी को ये ध्यान नहीं। से समझना, एक ही बार में बात समझ में आ जाए। एक तो यहाँ लगेगा, यहाँ पर जो Cl लगेगा उसके रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? यहाँ लग सकता है या यहाँ लग सकता है? दोनों तो एक ही है। तो कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है। और ये किस डिग्री का है? 1 डिग्री। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी Cl के लिए 1। हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? 2। इन दोनों में से कोई भी हट सकता है। और 2 की रिएक्टिविटी 3.8। ये इसका अमाउंट 6 बनेगा, इसका अमाउंट बताया किसका अमाउंट ज्यादा है? तो ये तो हो गया मेजर। अच्छा, अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो कितना बनेगा? इसका है 7.6, 6 प्लस 7.6 इंटू इसका कितना परसेंट होगा? इसका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7.6 इंटू 1:3.8 100। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया है? नहीं आया। अरे तो 1 का देखो 1 और फिर से। 3.8 नहीं पूछा है, 6 फिर से। क्यों लिखा हुआ? सही से बताने कितने बच्चों को नहीं आया है? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं, आप बता दो कि नहीं आया तब तो मैं बता सकूं। आप लोग ना, कई बच्चे हैं जो बताते ही नहीं। जब इतनी बार पूछा जा रहा, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ सबको आ जाए। नहीं आएगा, क्या रीजन होता है? उसका रीजन एक ही है, डिसकंटिन्यूटी। कहीं ना कहीं आपने गलती की, चाहे क्लास को सुनने में गलती कर दी या घर पे जाके आपने प्रॉपरली उसे लिख के समझा नहीं एक बार। तो गलती करोगे तभी प्रॉब्लम है। चलो फिर से समझ लो। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो Cl यहाँ लग सकता है या फिर Cl यहाँ लग सकता है। यहाँ पर Cl लगाओ या यहाँ Cl लगाओ, दोनों तो एक ही है। तो इसके रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 6। और कौन सा हाइड्रोजन है किस डिग्री का? 1। यहाँ पर Cl लगाओगे तो कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन है? यहाँ पर 2। तो 2 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसकी रिएक्टिविटी, ये हुआ 6 और ये हुआ 7.6। तो किसका अमाउंट ज्यादा है? 100 डिग्री की। इसलिए ये आपका मेजर, ये आपका हो गया मेजर। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो जो इसका अमाउंट है बाई टोटल इंटू 100, इसका परसेंटेज चाहिए इसका अमाउंट बाई टोटल इंटू। अब कितने बच्चों को समझ में आ गया? अभी भी डाउट है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट लिखो, पहले से लिख लो। अच्छा ये बताओ, देखिए एक बहुत मैं ऑब्वियस सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये नेचुरल है। किसी भी बच्चे का अपने मन से पढ़ने का मन नहीं करता। शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिले, शायद ही
जो पढ़ाई ना करे उसका सर दर्द करे, मीन्स अगर वो ना पढ़े तो बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, आज हमने पढ़ाई नहीं की, अब तो हमें नींद ही नहीं आएगी। ठीक, इसका रिवर्स जरूर हो सकता है, आज पढ़ाई नहीं की बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन ये नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एक्चुअली अगर आपको रियली अच्छा करना है तो कोई ना कोई तो आपको बार बार टोके, आपको याद दिलाए कि नहीं आपने काम नहीं किया है, कुछ पनिशमेंट भी मिले। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये सब हटा लिया जाए, मान लो आपको कोई फियर ही ना हो, जीरो, तो आप पढ़ोगे ही। ऐसा नहीं कि आप जीरो पढ़ाई करोगे, 1-2 घंटा थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक, बहुत हो गया। आपकी स्टडी प्रॉपर बनी रहे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस कॉपी मुझे लगता है अब चेक करनी पड़ेगी। ये बताओ चेक करना है या छोड़ दें? पीछे वाले बताओ, क्योंकि चेक तो नहीं करेंगे। बिल्कुल करिए। क्यों चेक करना है, छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ दिया जाए, हमारे लिए तो और आसान है। इतना सारा बर्डन, इतना सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ाना है। अगर आपका नोटबुक नहीं चेक करना, चलो कुछ भी हो, 10-15-20 मिनट तो उसमें चला जाता है, 10 मिनट 15 मिनट वो भी आप जाएगा। अगर आप सभी बच्चों का नोटबुक चेक करते मिनिमम 15 मिनट, फिर हम किसी को बुलाएंगे, वो मार्क नोट करेंगे, अगर बुलाते तो 10 मिनट भी लगाते, इसलिए मुझे लगा ज्यादा टाइम लगेगा। 1-2 बच्चे होते तो बुला भी लेते, अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। अगर आप लोग रियली एग्री कर रहे हैं चेक करना चाहिए तो मैं चेक करूंगा। चेक करने का तरीका होगा क्लास में पढ़े आ जाऊंगा, और जो बच्चे लेट आएंगे उनका जरूर चेक करेंगे। तो ब्रेक एंट्रोपी रिलीज करने के लिए होता है, इसलिए हम ब्रेक टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि आगे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, पर हाँ, जैसे क्लास आपकी पहले है, उसमें पहले आ सकते हैं, उसमें एंट्रोपी नहीं बढ़ी है। जीरो एंट्रोपी के साथ क्लास में इंटर करते हैं तो पढ़ते 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 एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट। पहला है CH3 CH3 Cl2H nu and Br2H nu। ये हमने मोनो हेलोजिनेशन कराया है, मोनो हेलोजिनेशन। क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा और ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा। ब्रोमिनेशन में तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो बिना पूछे वहां लगा दो, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन से 1600 को ओवरकम नहीं कर सकते। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री लगाओ, 3 डिग्री नहीं है 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को लगाओ, क्योंकि वो भी 82 है। परसेंटेज नहीं लिखना है आपको, ओनली एंड ओनली मेजर प्रोडक्ट बताना है।
लिखा हुआ तो क्लोरीनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन में डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीनेशन में क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ। इसके रिस्पेक्ट में 9 इंटू 1, इसके रिस्पेक्ट में 1 इंटू, ये हो गया मेजर, बना दिया। CH2 Cl CH CH3 CH3, कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? गुड। इसमें क्या होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे 3 डिग्री हाइड्रोजन पर ब्रोमीन लगा देंगे। नेक्स्ट वन, ठीक बना। पहले केस में क्या बना, कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4। अच्छा 1 के लिए क्या लिखेंगे, कितना 6 इंटू, इसके लिए 1 इंटू 5, इसके लिए ये आपका हुआ 6, ये हुआ 5, ये हुआ 7.6, ये हुआ 3, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अरे सभी को समझ आया? इसके करस्पॉन्डिंग CH3 CH CH3 CH यहाँ जाएगा Cl CH3। नेक्स्ट वन, पहले तो प्रोडक्ट देख लो कौन कौन से बनेंगे। एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, यहाँ 3 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ ये 4 एक जैसे होंगे, ये और ये जैसे होंगे, और ये और एक जैसे होंगे। तो क्या रेशियो बनेगा, इसको क्या लिखे, नो CH3 ये है, CH3 ये है, तो 6 इंटू 1, ये CH है, ये भी CH है, तो 2 इंटू, और ये CH2 है, CH2 कितना 8 इंटू 8 इंटू, समझ आया? पीछे समझ में आ गया? आया नहीं आया, कंफ्यूजन है कुछ? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये CH3, ये है CH3, और ये है CH2। तो यहाँ और यहाँ दोनों से क्या बनेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, टोटल हाइड्रोजन 6 इंटू है। ये CH है, भी CH है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री का है तो 5, ये CH2, ये भी CH2, 8 इंटू 3.8। तो फिर मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सब एक ही बनेगा।
नेक्स्ट वन कर लो। हो गया? कितने बच्चों ने कर लिया? और सभी लोग कीजिए। ठीक है, यहां पर आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 1 3। ये जो है इन चारों का कितना हो जाएगा? 12 into 1। इसे क्या लिखे? 2 into 5। और ये 4 into, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? यहां पर प्रोडक्ट बनेगा Cl, CH2, CH3, CH3। और इसमें क्या होगा? यहां पर तो सीधे सीधे यहां पर लग जाएगा 3 डिग्री पर, 3 डिग्री पर रिप्लेसमेंट होगा। अरे प्रोडक्ट डिसाइड करना आया? देखिए, ये जो भी कैलकुलेशन था ये तो हाइपर कंजुगेशन पर था, लेकिन अगर रेजोनेंस आएगा तो सारे रूल भूल जाओ। डिसीजन ओनली एंड ओनली रेजोनेंस पर। अब हम इस एग्जांपल पर आते हैं 5 नंबर पर। यहां पर रेजोनेंस का पार्ट आ रहा है। पाइप में देखो क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप अभी हमको ही पता चलेगा कैसे लिख रहा है। मैकेनिज्म को रिकॉल करो तो पहले क्या होता था? Cl रेडिकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके Cl बनाता था और CH3 रेडिकल बनता था। उसके बाद फिर Cl2 से रिएक्ट करके जहां रेडिकल होता था वहीं Cl आता था। मीन्स इसीलिए Cl वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन होगा, क्योंकि पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटता है, दूसरे रेडिकल में, दूसरे स्टेप में Cl आता है। Cl उसी कार्बन पर आएगा, हाइपर कंजुगेशन वाला है तो रेशियो से हो जाएगा। अगर रेजोनेंस का पार्ट आ रहा है तो जिस पॉइंट पर मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, जिस पॉइंट पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा वहां सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हम हाइड्रोजन को हटाएं, यहाँ 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 ये 3 रेडिकल बन सकते हैं, बेंजीन पर रेडिकल नहीं बनता, और रेडिकल मिलता है तो उसे रेजोनेंस का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि बेंजीन में हम रिंग के अंदर 2 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकते, अगर बनाते तो अनस्टेबल होता है ड्यू टू हाई स्ट्रेन। तो यहाँ रेडिकल बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। यहाँ का हाइड्रोजन हटा के जब रेडिकल बनाते हैं तो उसको बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलता है, इसलिए इस पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर CH ये Cl हो जाएगा, CH2 CH3, जहां पर जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा। जैसे मान लो ये केस है, अगर हम इसका मोनो हाइड्रोजनेशन कराएं तो क्या बनेगा? सोच के बताओ। कहाँ बनेगा? देखिए
देखिए आपके पास दो ऑप्शन है जहां पर रेजोनेंस मिल सकता है, एक तो ये है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब आपको देखना है कि कहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा। रेजोनेंस तो इसमें भी है और साथ ही साथ इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहाँ रेजोनेंस है, साथ ही साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? नीचे वाला, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसी पॉइंट पर हैलोजिनेशन आप कराओगे। इसलिए इस पॉइंट पर आप हैलोजिनेशन कराओगे। हो गया? देखो यहां से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो रेडिकल बनेगा, यहां बनाओगे तो वहां रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो रेजोनेंस एक तो इस कार्बन पर मिल सकता है बेंजीन का, और दूसरा इस कार्बन पर। इस कार्बन पर रेजोनेंस के साथ साथ ये 3 जो CH3 है इसका हाइपर कंजुगेशन भी मिलेगा। इसमें इसके रेजोनेंस के साथ साथ ये 3 और ये 3 6 का हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। इसलिए इस कार्बन पर कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने इस पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन कराया। ठीक है, ये तो हुआ कितने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। और दूसरा, पीछे जो आपने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट लिखा था वहां हेडिंग में एक पॉइंट ऐड कर लो। नंबर ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट इन ब्रैकेट वनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। वनली स्ट्रक्चरल, जो भी पीछे हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमने स्टीरियो को इंक्लूड नहीं किया है। वनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम आगे स्टीरियो की बात करेंगे। अरे वो मान लेना, बना लोगे। कितने बच्चों को ये बात सही से समझ में आ गई है? बच्चों लोगों को आ गया है। देखो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी रह जाता है, घर पे जाके अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ खोलो देख पता चला हमारा नेक्स्ट ट्रेन बुक कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेशन। पता चलता है बुक लोकेशन तब क्या फायदा, बुक कैसे करेंगे? जैसे छोड़ आपको पता तो बुक भी लगा ट्रेन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेशन। पकड़ के लूट भी लगा ना यार भी कोई दूसरा वेबसाइट बताएं क्या बुक करने के लिए। अगर हम यहाँ का रिएक्शन इंटरमीडिएट देखें, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये होता है कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए कार्बन फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से होगा। एक इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ये होगा प्लेनर स्ट्रक्चर या ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ कनेक्टेड है, x y z। और अगर ये बोर्ड के प्लेन में मान लो xy प्लेन में है, ये जो बच रहा है वो pz ऑर्बिटल है। कौन सा? pz मीन्स एक लोग ऊपर है और एक लोग नीचे। तो 50% चांस होगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले लोब में हो, और 50% चांस होगा ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लोब में हो। ठीक है। अगर हम सीएल रेडिकल का इस पर अटैक कराते हैं तो सीएल रेडिकल इस वाले इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, इस पर करेगा, या दोनों पर इक्वली करेगा? दोनों पर
50% चांस है कि जो भी Cl का बॉन्ड बने वो ऊपर से बन जाए और 50% चांस है नीचे से। तो दोनों पर इक्वली अट्रैक्ट करेगा, इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है। तो 50% इस पर कर सकता है और 50% इस पर। ऊपर से करेगा तो कुछ बनेगा, डाउनवर्ड अपोजिट साइड से करेगा तो उसका मिरर बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक्स वाई जेड Cl एंड Cl वाई एक्स जेड। ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। तो हम इसे कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या बेसिकली ये आपका डेक्स्ट्रो है, तो ये क्या है, लिबो है। मीन्स ये डी है और ये एल है। 50% डेक्स्ट्रो बना और 50% लिबो बना, 50% लिबो। इसलिए इसे कहेंगे कि 100% क्या बन गया, रेसमिक 100% रेसमिक मिक्सचर बन गया। तो ध्यान रखना, अगर Cl के कार्बन पर जुड़ने से कायरल कार्बन बन जाए तो दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लिबो भी बनेगा। उसका आर नोटेशन भी आएगा और एस नोटेशन भी आएगा, या डेक्स्ट्रो एंड लिबो दोनों आएगा। बट ये तभी होगा जब वो कायरल बनेगा। अगर वो कायरल नहीं है तो ग्रुप ऊपर से जुड़े, दाएं से जुड़े, बाएं से जुड़े, नीचे से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कार्बन कायरल है तो टॉप पर जुड़ने से जो बनेगा उसी का एंटी बॉटम पर जुड़ने से बनेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब कार्बन कायरल बनेगा। पहले कायरल नहीं होना चाहिए, अटैच होने के बाद कायरल होना चाहिए। हो गया। पटना जंक्शन से नहीं चलता, पटना जंक्शन से नहीं चलता, तो दानापुर नज़दीक पड़ता है। रंस डेली बैंक छुट्टी नहीं जाता। हाउ मेनी AC 2 टायर 3 टायर का लिखा हुआ, 2 टायर 3 टायर, AC 2 टायर 3 टायर। कोच होता है ना इसी का, जिस ट्रेन में। हाउ मेनी monohalogenated products are formed? How many monohalogenated products are formed? Monohalogenated products are formed in following. Products are formed in following. पहले एक दो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करेंगे। जैसे पहला CH3 CH2
CH2CH3, इसका हम मोनो हैलोजिनेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वाइज केवल दो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों को बना लेते हैं। पहला बनेगा CH2Cl CH2CH2CH3, दूसरा बनेगा CH3CH अनरिजर्व में क्या होता है, सी टूट नहीं देता है क्या? CH2, नहीं ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें देखोगे तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं बना, इसलिए इसका केवल एक ही आइसोमर बनेगा, सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ पर इसके लगने से ये कार्बन कायरल हो गया, इसलिए इसके बी और एल दोनों फॉर्म मिलेंगे। इस केस में टोटल कितना हो जाएगा? 3। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और दो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सेकंड ईयर कितने बच्चों को समझ में आ गया है? अच्छा है। ये से थर्ड तो जरा बताओ इसमें कितने बनेंगे? लगा रखा है CH3 CH2 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 CH3, इसका आप मोनो हैलोजिनेशन कर दो। कौन सा? यहाँ पर लगाया, यहाँ पर जब आपने एक बना, यहाँ पर क्या है ना, ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन की पहचान क्या है? उसके चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक CH3 है, एक H है, एक Cl है और एक इथाइल है, इसलिए कार्बन कायरल हुआ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें D और L दोनों बनेंगे। इसमें क्या है, जैसे इस कार्बन पर लगा है तो एक Cl है और दो हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप है, इसलिए कार्बन कायरल नहीं हुआ। इसको ट्राई करो। पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लो कितने बनेंगे। स्ट्रक्चर वाइज 3 बनेंगे। फिर देखो कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है। इसके स्ट्रक्चर वाइज 3 प्रोडक्ट बनेंगे, CH2Cl CH2 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 CH3 प्लस CH3CHCl CH2 CH2 CH3 प्लस CH3CH2 CHCl CH2 CH3। देखते हैं इसमें क्या कोई कार्बन कायरल आया? नहीं। इसका कितना बना? 1। इसमें कार्बन कायरल आया तो कितने बन जाएंगे? D प्लस L। इसमें कार्बन कायरल आया, कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, इसलिए इसके टोटल कितने बने? 4। 2 प्लस 2, ये दो ऑप्टिकली एक्टिव है और दो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? ये बात समझ आई? अब तीसरा करो। पहले तो आप देखो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर इसकी ड्यू की बात करेंगे। देखिए इसमें 1
2 3 4 5 पांचों पहले स्ट्रक्चर बना लो। ClCH2 CH CH2 CH2 CH3 पहला स्ट्रक्चर। दूसरा CH3 CH3 Cl CH2 CH2 CH3। तीसरा CH3 CH CH3 CHCl। नेक्स्ट CH3 CHCH3 CHCl CH3 प्लस ये 5 आइसोमर। पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद आप बात करोगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं। पहले में कोई कायरल कार्बन बना, ध्यान रखना इसमें कोई कायरल कार्बन है पहले से तो नहीं है। इस Cl के लगने से क्या ये कार्बन कायरल नहीं हुआ? पहले कायरल था क्या? ये कार्बन पहले कायरल था? नहीं। अब कायरल हो गया? अरे हुआ कि नहीं? इधर CH2Cl, इधर CH3, इधर H है, चारों ग्रुप अलग हो, कायरल हुआ। तो इसके दो बनेंगे, अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा दो कैसे बनेंगे। इसके कितने बन जाएंगे? D+L। अच्छा, इसके लगने से कोई कायरल हुआ? नहीं, इसलिए ये 1। इसके लगने से कोई कायरल हुआ? और ये कार्बन, इसमें भी 2 बन जाएंगे, ठीक है। इसके यहां लगने से कोई कायरल हुआ? ये वाला कार्बन है कि नहीं? इसके भी D+L और इसका 1। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे 8। अरे कुछ समझ आया? थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते, लिख लो। और फिर से कह रहा हूं, घर पे जाके अच्छे से पढ़ा करो। जो भी क्लास में आपने किया है, घर पे जाके कितना भी आपको समझ में आया हो, पूरा आया हो या अधूरा आया हो, घर पे जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार अगर आपने उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लिया तो जो भी कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, प्रॉब्लम है, वो आपका पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस कॉपी इसीलिए मैं लिखवाता हूँ, एक बार कम से कम घर पे जाके अच्छे से उसे कर लो। देखिए, असाइनमेंट तो सारे बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम असाइनमेंट से ज्यादा प्रैक्टिस कॉपी चेक करते हैं। लेकिन अब असाइनमेंट भी आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा, तो वो भी भैया थर्ड नंबर में तो कौन सा? थर्ड नंबर, थर्ड में, हाँ बोलो। तो 4 वाला ग्रुप का होना चाहिए तब ना D+L। हाँ ठीक है, इसमें देखो पहले वाले में तो पहला प्रोडक्ट जो उसमें चारों ग्रुप इसी बात कर रहे हो ना? पहला पहला में हाँ CH2 ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं? इधर CH2Cl अलग ग्रुप है, इधर CH3 है, इधर H है और उधर प्रोपाइल। अब इसमें एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ सकता है, ऊपर नीचे तो Cl ऐड हुआ, तो इस कार्बन की स्टीरियो कैसे चेंज हुई? जहां पर क्लोरीन लग रहा है वहां तो समझ में आया, ऊपर शायद ये बन गया, नीचे शायद इमेज बना, वहां कैसे इमेज बन गया? ये एक डाउट हो सकता है आपके माइंड में। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं इसमें कि ऊपर से Cl आया तो D बना, नीचे से Cl आया तो L बन गया, ये तो डाइजेस्टेबल है। लेकिन यहाँ तो ऊपर से Cl इस कार्बन पर आया, इसी पर नीचे भी आया, और ये तो कायरल हुआ नहीं, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, तो ऊपर से आए नीचे से आए, क्या फर्क पड़ता है? अगर कार्बन कायरल बना तभी तो स्ट्रक्चर अलग होगा। तो यहाँ पर आप इस
पॉइंट को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये कार्बन कायरल बन रहा है ना, तो इसका फिर से प्रोजेक्शन लिख लो, ऐसे लिखो, ऊपर CH3 है, जैसे भी लिखना चाहो, जिधर जो ग्रुप लिखना चाहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग C3H7 कर ले क्या, ठीक है। ये है Cl कहाँ लगेगा, किस पर, CH3 पर। अच्छा ये बताओ, इस CH3 पर लगेगा या इस पर लगेगा, किसी पर भी लग सकता है, दोनों पर लगा के देख लेते हैं। तो जब आपने इस पर लगाया, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा हम ClCH2। एक्चुअली यहां पर ये कार्बन इसलिए कायरल तो हुआ, दोनों कैसे बने, तो जब इस पर Cl लगेगा तो ये R बन गया। आप लिख लो इसका नोटेशन, जैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका 1 बनता, इसका 2 बनता, इसका 3 और इसका 4, 1 2 3, क्या हो गया R। इसका 1 होता, इसका 2 होता, इसका 3 होता, 4, 1 2 3। तो ये जो डिफरेंस आ रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि जब इधर लगेगा इस CH3 पर R आएगा, और जब वही इस पर लगेगा तो ऐसा। यहां भी दो पॉसिबिलिटी है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन, अगर यही CH3 नहीं होता, यहाँ CH2 CH3 होता, तब नहीं बनता। अगर ये मान लो CH2 CH3 कर दे, तब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई, तो टेढ़ा है। वैसे भी हमने पूरा तो लिख दिया जी दोनों, कि भाई आपने सब प्रोजेक्शन बनाया, इस पर लगाओगे तो R बनेगा, इस पर, क्योंकि Cl स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है, तो यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। अच्छा जरा इसका बताना, एक और बना के दिखाओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी पर पूछा जाता है, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि कितने बने, दूसरा ये कितने ऑप्टिकली एक्टिव बने, या कितने इनॉन्सिमेरिक पेयर बने। जैसे इसमें 3 पेयर बन रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन रहे हैं, 6। यहाँ जो 8 है, 8 का 2 पार्ट है, 6 + 2, 6 ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कई बार ऑप्टिकली एक्टिव पूछ लिया जाता है, या कितने बने ये पूछ लिया जाता है। अच्छा इसमें क्या बनेगा, इसका आंसर सभी दीजिए और सही से बताइए। कितने बनेंगे, उसमें से कितने एक्टिव होंगे और कितने इनएक्टिव होंगे। बच्चों ने बना लिया, बनाओ बनाओ।
लिखो। तो पहले तो इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। एक ये बना, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये कायरल हुआ इसका D प्लस L, इसमें तो ये कायरल हुआ इसका D प्लस L, तो टोटल 6, 4 + 2, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो इनांशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज। ठीक है, ये X, Y, Z, W, इससे जो बनता है W, Y, X, Z, तो इसको बोलते हैं इनांशियोमेरिक पेयर। इन्हें क्या कहा जाता है? इनांशियोमर। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, या सीधी बात कहें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। अगर किसी, मान लीजिए आपके पास 2 लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो दोनों एक ही फ्रैक्शन में आ जाएंगे। अगर आपके पास 3 लिक्विड है और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मान लीजिए आपके पास A + B + C, इसका बॉइलिंग पॉइंट समथिंग x1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट x2 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट x3 है। अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो आपको 3 फ्रैक्शन मिलेंगे। जितने बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड होंगे उतने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद उतना पार्ट में डिवाइड हो जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उतने फ्रैक्शंस मिलेंगी। अब इनांशियोमर को अगर हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो वो दोनों एक ही साथ कलेक्ट होंगे, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस में पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पर C5H11Cl M प्रोडक्ट बने इस मॉलिक्यूल फॉर्मूला की, एंड फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया, इसके n फ्रैक्शंस आए, फाइंड M and X। यहाँ पर आपको क्या है, कितने प्रोडक्ट बने जो पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, और जब हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने फ्रैक्शन आएंगे। तो ध्यान रखना, जो डीएल पेयर होता है वो एक ही फ्रैक्शन मिलता है, क्योंकि डीएल का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते।
कितने आ जाएंगे? देखो इसको आप ऐसे सोचो, एक यहां से बनेगा, एक यहां से जो बनेगा उसमें d प्लस एल आएगा, यहां से देखिए आएगा, यहां जो होगा वहां से भी d प्लस एल, और एक यहां से, तो टोटल कितना हो जाएगा? m इक्वल टू 6। और फ्रैक्शन कितने बनेंगे? जितने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड होंगे उतने फ्रैक्शन साइन। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सही आया है। तो ये तो हैलोजिनेशन था। नेक्स्ट लिखो, अब आगे बढ़ते हैं हैलोजिनेशन से। लिखो हो गया। आयोडीनेशन क्या होता है? CH4 का जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3I प्लस HI बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि HI, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये CH3I को रिड्यूस करके फिर से CH4 में भेज देता है। अगर हम इस रिएक्शन को सक्सेसफुली कराना चाहते हैं, ये इरिवर्सिबल हो और प्रोडक्ट बने, तो आपको HI को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे कि रिडक्शन ना हो सके। इसके लिए क्या करते हैं? इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं जो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाता है। उसके लिए डाइल्यूट HNO3 HIO3 ऐड करेंगे। अगर हम नॉर्मल वे में रिएक्शन कराएं, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो और रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI फॉर्म होता है जो कि CH3I को रिड्यूस करके I2 में CH4 में कन्वर्ट भेज देता है। तो नोट कीजिए। देखिए आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन is a very slow and reversible in nature. Iodination of alkane is very slow and reversible in nature. Very slow and reversible in nature. Due to formation of strong reducing agent, due to formation of strong reducing agent HI,
strong reducing agent HI. So this reaction is carried out in presence of small amount of oxidizing agent, in bracket dilute HNO3 or HiO3, in bracket dilute HNO3 or HiO3, bracket close. Small amount क्यों of कंफ्यूज करते हैं? वैल्यू तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO3 एंड HNO3, आगे लिखो तुम, which destroy HI. तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इसी रिएक्शन को फिर से लिखोगे CH4 प्लस I2, यहाँ पर हम यूज करेंगे डाइल्यूट HNO3 या फिर HiO3, यहाँ से बनेगा CH3I प्लस HI, और ये HI3 से रिएक्ट करके H2O प्लस I2 में जाएगा, या फिर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके Na2I2 प्लस H2O में चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी इसका रिड्यूसिंग एक्शन था वो नहीं हो पाएगा और आपको रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीनेशन एक्सट्रीमली स्लो होता है, उसका रीजन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI। अब देखो कुछ इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस है, ये तो जो भी पार्ट था कंसेप्चुअल था, अब इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट स्टडी लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। देखो अल्कीन को हम कई तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसमें पहला है कि ऑक्सीडेशन बाय O2, केस 1 ऑक्सीडेशन बाय O2, इसको कहा जाता है कंबशन। अगर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन AS से हो, O2 से हो, तो वो एक बर्निंग प्रोसेस होता है जिसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अल्केन का कंबशन करें, जैसे CH4 है, CH4 में कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये पहले C में जाता है 0 में, फिर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये CO में जाता है +2 में, फिर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये CO2 में जाता है +4। CO2 का फॉर्मेशन मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बट अगर रिएक्शन CO या C में रुक गया तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर यहीं तक आया तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट। और ये बन गया तो बोलेंगे कंप्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है तो इनकम्प्लीट होगा, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो कंप्लीट होगा। तो इसमें दो सिचुएशन बनेगा, पहला इनकम्प्लीट
combustion. ये होता है due to insufficient O2. अगर O2 sufficient नहीं है तो ही इनकम्प्लीट कंबशन होगा। CH4 O2 से रिएक्ट किया, ये बन जाएगा C+2H2O। थोड़ा सा ऑक्सीजन और बढ़ा दो, 3/2O2, ये CO हुआ प्लस 2H2O। और दूसरा कंप्लीट कंबशन, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो आपको कंप्लीट कंबशन मिलेगा। जैसे CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। अरे ये समझ आया ना? लॉक्स तो पढ़ चुके होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पता है। अल्केन आज कंप्लीट हो जाएगा, अब तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तो इसके बाद आप असाइनमेंट 1 एंड 2 दोनों कर सकते हैं अल्कीन वाले। अल्कीन का 3 असाइनमेंट हो चुका है, 2 और बनाना है। क्या फिर रहने दें? देखिए रिएक्शन तो सारे आ चुके हैं, अब थोड़ा सा 3-4 स्टेप वाले बनाते हैं। अभी स्कोप थोड़ा सा कम है, रिएक्शन का एक्सपोजर हमारा कम है, मींस कम रिएक्शन आए हैं, तो 2 स्टेप या 3 स्टेप तक ही बन सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन का जो कंबशन रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं, अल्केन का कंबशन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कंपाउंड दिया हो C5H12, इसका कंबशन प्रोडक्ट जरा लिखो। जितना कार्बन होता है उतना ही CO2 बनता है, तो कितना CO2 बनेगा? 5। जितना हाइड्रोजन होता है उसी के करस्पॉन्डिंग वाटर। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 5 × 2 10 इधर हुआ और 6 इधर, कितनी O2 लिखी जाएगी? 8। इसका जो डेल्टा H होता है वो निगेटिव होता है और इसे कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन किस पर डिपेंड करता है? फ्यूल सेल में हीट ऑफ कंबशन, O plus H upon H2. that is HOC, heat of combustion. This one is directly proportional to number of carbon. अल्केन में जितना ज्यादा कार्बन होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज्यादा होगा। कार्बन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताता हूँ। देखिए अल्केन का हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है एज ए एनर्जी सोर्स। जैसे ब्यूटेन एज ए LPG यूज होता है। अब आ जाते हैं कार्बन नंबर 6, 7, 8, 6 and 7, ये एज ए केरोसिन ऑयल यूज होता है। आगे बढ़ जाओ 8, 9, 10 एज ए पेट्रोल यूज होता है, और आगे बढ़ जाओ तो एज ए डीजल यूज होता है। इन सभी में डीजल जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है, लेकिन डीजल का जो बर्निंग है वो स्मूथ नहीं होता। जैसे सबसे आसानी से ब्यूटेन बर्न होता है, और अगर और आगे नीचे आ जाओ CH4, वो तो और आसानी से बर्न, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना आसान, उतना स्मूथ उसका बर्निंग होता है। तो अगर हम डीजल एंड पेट्रोल को कंबाइन मींस कंपेयर करें तो पेट्रोल में नंबर ऑफ कार्बन कम है, उससे एनर्जी कम निकलेगी, पेट्रोल से एनर्जी कम निकलेगी, लेकिन उसका जो बर्निंग प्रोसेस है, कंबशन है, वो ज्यादा स्मूथ होता है।
आसानी से हो जाएगा। तो पेट्रोल को जब हम उसका कंबशन करते हैं एनर्जी फटाफट जनरेट होती है लेकिन कम। आपका फ्यूल या पेट्रोल ज़्यादा बर्न होगा, अमाउंट ज़्यादा बर्न होगा, लेकिन एनर्जी कम निकलेगी बट फास्ट निकलेगी, रेट तेज होता है। सो आपने देखा होगा पेट्रोल कार हो और डीजल कार हो, दोनों के एवरेज में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस होता है? डीजल का माइलेज ज़्यादा होता है, क्यों? ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एनर्जी ज़्यादा निकलती है लेकिन उसकी बर्निंग स्मूथ नहीं होती। अब उसके लिए टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी इंजन वो लोग डिजाइन कर रहे हैं वो अलग है, बट उसकी बर्निंग स्मूथ नहीं होती। पेट्रोल ज़्यादा स्मूथली बर्न होता है, इसलिए एनर्जी फास्ट मोड में जनरेट होती है बट अमाउंट वाइज कम होता है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। दूसरा पॉइंट, फॉर आइसोमेरिक अल्केन, तो इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में HOC हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। लेकिन अल्केन में स्टेबिलिटी कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? कहीं कोई चार्ज नहीं है, कुछ है नहीं, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट लेते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि आइसोमेरिक अल्केन्स में जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसमें कम हीट निकलती है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसमें कम हीट निकलती। मीन्स ब्रांचिंग ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो कम हीट निकलेगी, और ब्रांचिंग ज्यादा हुई तो अभी कम हीट निकली। इसका मीनिंग है ब्रांचिंग जहां ज्यादा होगी वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहां से कह सकते हैं दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक कंक्लूजन है और वो ये है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। ब्रांच बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ब्रांच बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। पहला पॉइंट तो नंबर ऑफ कार्बन का है, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, केस 2 ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये सारा डेटा एनसीईआरटी बुक में गिवन है, सो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना पड़ेगा। कैटलिस्ट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे पहला CH4O2 के साथ अगर हम कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जाता है CH3OH में, और यही CH4 अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके जाता है SCHO फॉर्मल्डिहाइड में। CH3OH, this one is methyl alcohol, CH3OH, और ये CHO फॉर्मल्डिहाइड, this one is, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। एंड थर्ड, अगर हम इथेन का रिएक्शन करा दें मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में
तो ये ऑक्सीडाइज होके चला जाता है CH3COH। ध्यान रखना सभी का ऑक्सीडेशन O2 से ही हो रहा है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। हो गया। CH3 oxidation by potassium permanganate. This one is strong oxidizing agent. ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। Mn ये ध्यान रखना, ये है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO होल ट्वाइस O3, और ये है मैग्नीज एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस एसिटिक एसिड का एनायन मैग्नीज के साथ। ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक्चुअली 1 डिग्री हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन KNO4 से नहीं हो सकता। 2 डिग्री हाइड्रोजन भी KNO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता। 3 डिग्री हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन KNO4 से हो सकता है। ये जो भी डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन में ठीक ठाक रिएक्टिविटी आ जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे KNO4 के साथ, हीट किया या KNO4 के साथ, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके OH में जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 या 2 डिग्री हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है, 2 और रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन। ये जितने भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये सभी रिएक्शन कैटलिस्ट गवर्न होते हैं। सबके केस में स्पेशल कैटलिस्ट यूज होता है। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन। अब अगर आप नॉर्मल हेक्सेन
एरोमेटाइजेशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, और ये होता है बेंजीन। This one is aromatic. This one is हेक्सेन। हेक्सेन का रिएक्शन जब आप कराते हैं Cr2O3 के साथ या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, ये एरोमेटाइज होके चला जाता है। 6 कार्बन का चेन है तो बेंजीन बनेगा। हाँ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अगर ये 7 का चेन है, 7 का चेन है Cr2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड P2O5 हीट किया तो फिर आपको मिल जाएगा CH3 से कहते हैं टोलुइन। ध्यान रखना, इन सब में कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा, कैटलिस्ट पूछा जाता है। ये है क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये है वेनेडियम पेंटॉक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, अब ये लास्ट रिएक्शन है, इसे कहते हैं आइसोमेराइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर। देखो पीछे हमने आपको बताया था ब्रांच चेन अल्केन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, अगर हम ब्रांचिंग इंक्रीज करें तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज करता है। ये जो आइसोमेराइजेशन प्रोसेस है, इसमें स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में जाता है, मोर स्टेबल फॉर्म में जाता है, और इसके लिए कैटलिस्ट जो यूज होता है वो है AlCl3HCl का मिक्सचर। AlCl3HCl का मिक्सचर यूज किया जाता है आइसोमेराइजेशन के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पहला रिएक्शन है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम इसे AlCl3HCl की प्रेजेंस में हीट करें, ये नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में आइसोमेराइज हो जाता है ड्यू टू मोर स्टेज। सिमिलरली नॉर्मल पेंटेन AlCl3HCl की प्रेजेंस में आइसोपेंटेन में, और अगर हम आइसोपेंटेन यूज कर ले तो ये फर्दर आइसोमेराइज हो जाएगा नियोपेंटेन।
चाय दो सर हो गया बैठ ये क्या चीज़ का पकड़ सही में तुम देख लेना पिछले की क्लास में मेरा अकाउंट पिछले की क्लास में हम गारंटी देते हैं जो भी बोला थोड़ा सा अरे 59 हो गया यार अब इसको बोलो जाने के लिए खत्म करो सर ओवर एंड ओवर सब कुछ खत्म क्या बात कर रहा भाई कल का ही देख ले पिछले क्लास का देख ले चार ही है आइए पिछला पता है मेरा क्लास में 4 पढ़ना था एग्जैक्टली अब पीछे होकर उसका पीछे क्लास लगी नहीं कि सर कितना पढ़ा है 4 उसके पीछे लगे तो 4 हो गया 4 ही पढ़ाएंगे बिल्कुल लिख दीजिए यही प्रैक्टिस कॉपी है खत्म हो गया प्रैक्टिस कॉपी अभी जांच काटनी है जो बोले क्लास नोट किधर है क्लास नोट अरे बोलता है प्रैक्टिस दिखाने के बाद क्लास नोट्स किधर है क्लास नोट नहीं है बोलते कि सर वो यही है खत्म हो गया अल्कीन सर होगा चलो ठीक है इतना ही करते हैं बहुत तो प्रैक्टिस कॉपी फिर से जो भी तो क्या हुआ तो पेपर नहीं रहा है क्या आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है नहीं है सर नहीं चल रहा